सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। हरिद्वार में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मुख्य सेवा की चौपाल, ग्रामीणों ने सीधा संवाद। मौके पर निर्देश, 5 लाख से अधिक लोग हो चुके हैं लाभान्वित। चारधाम यात्रा को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश, 2027 कुंभ की तैयारियों पर सरकार फोकस, श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा प्राथमिकता। प्रदेश में दिन दहाड़े बढ़ती हत्याओं पर चिंता, भूमि विवाद पर बोले त्रिवेंद्र सिंह रावत, कहा पुलिस का इंटरफियर कम, कड़ी कार्रवाई जरूरी। देहरादून में बीजेपी कोर कमेटी में मंत्रिमंडल विस्तार पर मंथन, प्रदेश में 5 मंत्री पद अब भी खाली, जल्द कैबिनेट विस्तार पर बोले कुंदन परिहार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुरमरा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने आवास पर बीजेपी कार्यकर्ताओं का सम्मेलन आयोजित किया। उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी या सहप्रभारी इस कार्यक्रम में आमंत्रित किए गए। आपको बता दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कार्यक्रम को लेकर कहा कि हमेशा वे कार्यकर्ताओं को प्राथमिकता देते हैं और उनकी बातों को सुना करते हैं। सरकार की योजनाओं को आम व्यक्ति तक पहुंचाना है, इस पर कार्यकर्ता के साथ बात होती है और आगामी चुनाव में जीत को लेकर भी चर्चा हुई। कार्यकर्ताओं के साथ संवाद हमारी कार्यप्रणाली का अहम हिस्सा है और उसको और प्रभावी बनाने के लिए आज पूरे प्रदेश भर के कार्यकर्ता हमारे यहाँ आए हुए हैं और बड़े विषम परिस्थितियों में लगातार जो पार्टी के कार्यक्रम होते हैं, राज्य सरकार, केंद्र सरकार की योजनाएं होती हैं, जन समस्याएं होती हैं, उन सब पर हमारे कार्यकर्ता काम करते हैं। उनके माध्यम से हमको फीडबैक मिलता है कि और हमको कौन से निर्णय लेने चाहिए, किस प्रकार से मशीनरी काम कर रही है। तो देशकाल परिस्थिति के अनुसार जो कार्यकर्ताओं की राय आती है उसके अनुरूप हम लोग काम। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में कैंट रोड से सुरक्षा, सड़क जागरूकता और पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से आयोजित 5 किलोमीटर दौड़ का फ्लैग ऑफ किया। विभिन्न आयु वर्गों के बड़ी संख्या में प्रतिभागियों ने इस दौड़ में हिस्सा लिया है। इस अवसर पर सीएम धामी ने सभी प्रतिभागियों को सड़क सुरक्षा नियमों के पालन एवं पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने की शपथ दिलाई है। सीएम धामी ने कहा है कि यातायात के नियमों का पालन करना एवं पर्यावरण की रक्षा प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। सड़क सुरक्षा एवं पर्यावरण संरक्षण की दिशा में सरकार द्वारा निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। हल्द्वानी में बार काउंसिलिंग के 23 सदस्यों के चुनाव को लेकर आज जजी परिसर स्थित बार भवन में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। चुनावी प्रक्रिया शांतिपूर्ण तरीके से हो जाए, इसके लिए प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। चुनाव को लेकर जजी परिसर में धारा 163 लागू की गई है ताकि चुनाव के दौरान अव्यवस्थाओं की स्थिति न बने। सिटी मजिस्ट्रेट एपी वाजपेयी ने जानकारी दी है कि 5 पोलिंग बूथ बनाए जाएंगे और उन्होंने यह भी बताया है कि कुल 1092 मतदाता मतदान कर रहे हैं। मतदान सुबह से ही अपने समय से शुरू हो गया है। वहीं प्रशासन का यह भी कहना है कि मतदान खत्म होने के बाद मतगणना भी अपने समय पर कराई जाएगी। उत्तराखंड बार काउंसिल के सदस्यों का चुनाव जनपद में 3 स्थानों पर हो रहा है और इसमें से 5 पोलिंग बूथ हमारे हल्द्वानी जो सिविल कोर्ट है उसके परिसर में बनाए गए हैं और इसमें लगभग 1100 जो हमारे अधिवक्ता मतदातागण हैं उनके द्वारा इसमें वोटिंग की जाएगी। प्रातः 10 बजे से 5 बजे तक इसमें वोटिंग होनी है। वोटिंग जो है वो प्रारंभ हो गई है। उसी को देखते हुए आवश्यक पुलिस बल और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए तैयारियां की गई हैं। 5 बजे का मतदान इसमें समाप्त हो जाएगा। उसके बाद काउंटिंग के लिए पृथक से उनके द्वारा समय निर्धारित किया जाएगा।
हल्द्वानी में कांग्रेस नेता ललित जोशी के नेतृत्व में स्थानीय लोगों ने सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय में ज्ञापन सौंपकर एडीबी की कार्यकारी संस्था यूयूएसडीए के खिलाफ बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। इस दौरान आपको बता दें, जोशी ने कहा है कि पिछले 2 सालों में शहर में 40% काम नहीं हो पाया है और अब स्थिति इतनी खराब हो गई है कि बरसात में महामारी फैलने का खतरा बन गया है। शहर की सड़कें टूटी हुई है, नालियां चौकी है और शहरी के विकास कार्यों में अनियमितताएं देखने को मिल रही है। उन्होंने आरोप लगाया है कि महीनों से गलियां खुदी हुई है और सड़कों की मरम्मत नहीं हो रही है, जिससे लोगों को भारी परेशानी हो रही है। यदि जल्द गुणवत्तापूर्ण निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ तो शहरवासी बड़े आंदोलन का सहारा लेंगे। जितना यूयूएसडीए काम जितने बाहरी ठेकेदारों से काम करा रहा है, इनका कोई भी पब्लिक के प्रति इनका कोई किसी भी तरीके की जिम्मेदारी नहीं है। एक पुणे में खोद रहे कारूराम में, दूसरा खोद देने भगवानपुर में। इसलिए आज के दिन में हमारा साफ साफ इनका कहना 2 साल हो गए, 2 दीपावली बीत गई, दूसरी होली जाने वाली है, लोगों के यहाँ शादी है, ब्याह है, लोगों की कारें अंदर फंसी हो रही है, कोई इनके पर 40% काम नहीं हुआ पिछले 1.5-2 साल में। इनके खिलाफ जो है जन आंदोलन धीरे धीरे पनप रहा है। हमने सिटी मजिस्ट्रेट साहब को बोला कि इसको आप पूरे शहर पे इनके लिए निर्धारित एक समय सीमा तय करें कि बनाए। कुछ लोग आए थे जो कि हमारे हल्द्वानी नगर क्षेत्र में यूयूएसडीए के द्वारा जो एडीबी फंडेड प्रोजेक्ट है उसके तहत अवस्थापना सुविधाओं के संबंध में बहुत सारे कार्य गतिमान हैं और इसमें जो कि मोहल्लों में सड़कें भी बननी है, ड्रेनेज का प्लान भी है, तो उसको लेकर काम हो रहे हैं। और कुछ शिकायतें यहाँ पे मिली हैं, जैसे कि कार्य जो है वो एक निर्धारित टाइम फ्रेम में नहीं हो रहा है और उसको स्कैटर्ड वे में सभी जगह खोदा जा रहा है और सभी जगह काम करके उसको फिनिश नहीं किया जा रहा। मतलब है कोई निर्धारित नहीं है कि कोटद्वार में बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति बीकेटीसी के सदस्य और केदारनाथ धाम के वरिष्ठ तीर्थ पुरोहित श्रीनिवास पोस्ती के आकस्मिक निधन पर शोक व्यक्त किया गया है। बीकेटीसी अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने कहा है कि उनका निधन मंदिर समिति और तीर्थ समाज के लिए अपूर्णीय क्षति है। उन्होंने श्रद्धा और समर्पण के साथ वर्षों तक तीर्थयात्रियों की सेवा की है और मंदिर परंपराओं के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। निश्चित ही ये हम सब के लिए बहुत ही एक दुखद वो है और बड़ी व्यक्तिगत हमको नुकसान हुआ है। इतने पुराने वो वहाँ के तीर्थ पुरोहित रहे और उनका मंदिर समिति में भी वो वर्तमान में भी हमारे सदस्य थे और हमारे को लेकर तो बड़ा बहुत ही मतलब बहुत दुखद वो रहा कि जिसकी मैं समझता हूँ कि भरपाई नहीं हो पाई, कि बहुत एक सुलझे हुए और बहुत ही एक विद्वान तीर्थ पुरोहित के रूप में उनकी एक पहचान थी और मंदिर समिति पर उनका एक बड़ा पूर्णतः इस तरह का एक सहयोग रहता था। मैं समझता हूँ शायद उनकी जो क्षति है उसकी पूर्ति हो पाना बड़ा मुश्किल है। और थराली में अगस्त माह की आपदा के दौरान बंद पड़ी सड़कों को खोलने में ठेकेदारों ने अपनी मशीनरी और डंपरों से मदद की थी, लेकिन अब तक उनका भुगतान नहीं किया गया। आक्रोशित ठेकेदारों ने लोक निर्माण विभाग में तालाबंदी का ऐलान किया। मौके पर पहुंचकर प्रभारी तहसीलदार अक्षय पंकज ने उनकी मांग सुनी और ठेकेदारों और हरेंद्र कोटरी और अब्बल पिमोली ने बताया कि आपदा के 6 माह बाद भी उनके बिलों का भुगतान नहीं हुआ है। सात आठ माह पूर्व समस्त ठेकेदारों द्वारा यहाँ कार्य किया गया, लेकिन आज तिथि तक मात्र एक अकाउंटेंट लेवल से सभी ठेकेदारों के बिल नहीं हो पा रहे, जो कि दुर्भाग्य है। और सरकार की भी मंशा थी कि आपदा के दौरान इस क्षेत्र में बहुत बड़ी त्रासदी आई थी और इसलिए सरकार ने बजट भी जारी किया। मात्र इस पीडब्ल्यूडी थराली में मात्र एक अकाउंटेंट है अरुण कुमार जी द्वारा भुगतानों को बेवजह आपत्तियां लगाकर परेशान किया जा रहा है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं सरकार से भी मेरी मंशा है और अधिशासी अभियंता जहां भी एजीए कार्यालयों से मेरा आग्रह है कि इस क्षेत्र में जिन ठेकेदारों ने आपदा की इतनी बड़ी त्रासदी में काम किया है इनका भुगतान किया जाए। हमारा तो ये था, हम लोगों ने आपदा में बहुत बड़ी मदद करी सरकार और प्रशासन की, और जिलाधिकारी उप जिलाधिकारी और एक्शन साहब के कहने पे हम लोगों ने सबने मदद करी और रोडें खुलवाई, अपनी पीडब्ल्यूडी की रोडें, पीएमजीएस की रोडें, सारी रोडें खुलवाई। आज ये स्थिति है कि हम लोगों के भुगतान 8 महीने बाद भी नहीं हो पा रहे हैं।
आज की जो मीटिंग हुई थी उसमें तहसीलदार जो थराली हैं वो भी आए हुए थे और ठेकेदार का जो पूरा ग्रुप है वो भी आया हुआ था। बस यही मध्यस्थता निकली हुई कि कल जब एक्शन साहब आ जाएंगे तो उनके सामने बात होगी एक बार। उसमें या तो तहसीलदार साहब आएंगे या तो एसडीएम साहब आएंगे। मतलब उसके बाद ही मतलब इसमें जो भी होना होगा कल इसमें होगा। कारणों की अगर बात करें तो क्या वो कारण है जिसके कारण ये भुगतान रुके हुए हैं? सर कुछ पेपर्स वर्क का कुछ है उसमें कि डेट का कुछ मतलब है उसमें। तो कल ही उसमें मतलब जो भी एक्शन साहब आएंगे तो उसी के बाद उसमें देखा जाएगा क्या होगा। अकाउंटेंट पे तमाम तरह का आरोप लगाया है। देखिए अब इसकी तो जो भी है वो कल एक्शन साहब आके ही मतलब बताएंगे। यहाँ ये अभी स्थानीय जो कॉन्ट्रैक्टर हैं उनकी ओर से एक एप्लीकेशन दी गई थी, उनको बिल का भुगतान नहीं है। आपदा के दौरान उन्होंने कार्य किया था, तो इसी के लिए हम यहाँ उपस्थित हुए थे पीडब्ल्यूडी के कार्यालय में। तो यहाँ हमने विभागीय अधिकारियों यहाँ पर जो उपस्थित थे और स्थानीय लोगों से बात की, तो यही है कि इसमें कुछ प्राथमिक दृष्टियाँ अनियमितता। देहरादून सचिवालय में ई ऑफ डूइंग बिजनेस फेज 2 की समीक्षा बैठक आयोजित हुई है। बैठक की अध्यक्षता मीता राजीव लोचन और आनंद वर्धन ने की है। मीता राजीव लोचन ने बताया है कि उत्तराखंड ने डीरेगुलेशन 1.0 कॉम्प्लायंस रिडक्शन में देश में 5वां स्थान हासिल किया है। वहीं आप बता दें उन्होंने सिंगल विंडो सिस्टम, लैंड यूज, होम स्टे और श्रम सुधारों के क्षेत्र में राज्य सरकार के प्रयासों की सराहना की है। कोटद्वार की लाइफलाइन माने जाने वाले लालढांग, चिल्लर खाल और वन मोटर मार्ग निर्माण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में रास्ता साफ हो गया है, लेकिन अभी केंद्र और राज्य सरकार से अंतिम स्वीकृतियां मिलनी बाकी है। कोटद्वार के पूर्व भाजपा विधायक एवं वर्तमान मेयर शैलेंद्र सिंह रावत ने कहा कि यह मोटर मार्ग क्षेत्र के विकास में मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने बताया कि उनकी सरकार इस परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए लगातार प्रयासरत रही है। स्टे वैकेट हुआ है, उसको नहीं पड़ा है, लेकिन एक तरीके से हटा दिया गया है। रोक जो लगी हुई थी वो हटा दी गई है, तो उसकी अब प्रक्रिया बहुत लंबी है, क्योंकि उसको पहले स्वीकृति की प्रक्रिया से गुजरना है। जो जिन की उसमें एनओसी आएगी, भारत सरकार उसमें स्वीकृति देंगे। 25 जून 2000 देहरादून के धौलास भूमि प्रकरण में जिला प्रशासन ने सख्ती तेज कर दी है। जिस जमीन को कथित रूप से मुस्लिम यूनिवर्सिटी के उद्देश्य से आवंटित किया गया था, वहां अब महादेव रेजिडेंसी का बोर्ड लगा मिला है। सबीन बंसल ने स्पष्ट किया है कि जमीन जिस उद्देश्य से दी गई थी वह पूरा नहीं हुआ, इसलिए नियम अनुसार उसे सरकार में निहित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जमीन कितनी बार और किन लोगों को बेची गई है यह मुख्य विषय नहीं है। प्रशासन दस्तावेजों की जांच कर रहा है और सभी संबंधित पक्षों को नोटिस देकर अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जाएगा। देखिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ द ट्रांजैक्शंस, चाहे वो पहले ट्रस्ट ने जमीन क्रय की विद ड्यू स्टेट परमिशन, फिर ऑनरेबल हाई कोर्ट से भी उनको आगे परमिशन मिली कृषि प्रयोजन के लिए सेल आउट करने के लिए, और उसके बाद उन्होंने फर्स्ट ऑर्डर ट्रांजैक्शंस की कुछ कथित 18-20 लोगों को, उन 18-20 लोगों ने सेकेंड ऑर्डर ट्रांजैक्शन की कुछ 70-80 लोगों को भूखंडों में आगे विभाजित करते हुए, फिर उनमें से भी कुछ लोगों ने फोर्थ ऑर्डर ट्रांजैक्शंस भी की हैं। जमीन ले लेंगे, हाँ जमीन ले लेंगे, वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का। समान नागरिक संहिता हमारी बेटियां, माताओं बहनों के गरिमापूर्ण जीवन का आधार बने। यूनिफॉर्म सिविल कोड में
लोकतंत्र की स्पिरिट को मजबूती मिलेगी, संविधान की भावना मजबूत होगी, किसी से भेदभाव नहीं, हर कोई बराबर। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शी प्रेरणा और मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के सशक्त नेतृत्व में उत्तराखंड ने इतिहास रचते हुए देश का पहला राज्य बनने का गौरव प्राप्त किया, जहां समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड को प्रभावी रूप से लागू किया गया है। ये पहल राज्य में संवैधानिक मूल्यों को सुदृढ़ करते हुए समानता, सामाजिक समरसता और महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक दूरदर्शी और प्रभावी कदम के रूप में स्थापित हुई है। इस ऐतिहासिक कानून के सफल क्रियान्वयन का 1 वर्ष पूर्ण होने पर उत्तराखंड सुशासन, समान अधिकार और जन विश्वास की उस यात्रा का उत्सव मना रहा है जो एक संकल्प से शुरू होकर अब एक व्यवस्था में परिवर्तित हो गई है। इस पहल की नींव मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा 12 फरवरी 2022 के राज्य विधानसभा चुनावों में जनता से किए गए उस ऐतिहासिक संकल्प से प्रारंभ हुई, जिसे पूरा करने की दिशा में 24 मार्च 2022 को नवगठित सरकार की प्रथम कैबिनेट बैठक में विशेषज्ञ समिति के गठन का निर्णय लिया गया। समिति ने प्रदेश भर में व्यापक संवाद करते हुए नागरिकों से लाखों सुझाव प्राप्त किए और 2 फरवरी 2024 को अपनी विस्तृत रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत की। इसके आधार पर 12 मार्च 2024 को यूसीसी उत्तराखंड अधिनियम 2024 को विधिक स्वीकृति प्रदान की गई और 27 जनवरी 2025 को नियमावली के प्रभावी होने के साथ ये कानून प्रशासनिक और डिजिटल दोनों स्तरों पर पूर्णतः लागू हुआ। इस अधिनियम के अंतर्गत विवाह, वसीयत, तलाक, लिव इन रिलेशनशिप तथा विधिक उत्तराधिकारी घोषणाओं से संबंधित प्रावधानों में सभी नागरिकों के लिए समान और न्याय संगत व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। साथ ही महिलाओं के अधिकारों और वरिष्ठ नागरिकों के हितों के संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया गया है, जिससे इसकी सार्वभौमिक स्वीकार्यता, प्रशासनिक दक्षता और जन विश्वास को नई मजबूती मिली है। कानून के सफल क्रियान्वयन हेतु 10 दिनों से भी कम समय में 8,500 से अधिक अधिकारियों तथा 7,500 से अधिक कॉमन सर्विस सेंटर संचालकों को प्रशिक्षित किया गया है। इसके साथ ही सहायता एवं तकनीकी परामर्श के लिए राज्यव्यापी मॉक ड्रिल का सफल आयोजन किया गया। इसके परिणाम स्वरूप 1 वर्ष में राज्य पोर्टल पर लगभग 5 लाख आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 96% का औसतन 5 दिनों से भी कम समय में निस्तारण हुआ। पंजीकरण की गति में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जहां प्रतिदिन औसतन 1400 से अधिक पंजीकरण दर्ज किए जा रहे हैं। संवेदनशील एवं उत्तरदायी शासन का परिचय देते हुए सरकार ने जनता की आवश्यकताओं के अनुरूप नियमों में समय समय पर आवश्यक संशोधन भी किए, जिससे यूसीसी कानून को और अधिक समावेशी, व्यवहारिक तथा जनहितकारी स्वरूप प्रदान किया जा सके। विकसित भारत 2047 के विजन के अनुरूप विकसित उत्तराखंड की दिशा में समान नागरिक संहिता एक महत्वपूर्ण पहल है, जो समानता और न्याय को प्रशासनिक प्रक्रियाओं में व्यवस्थित रूप से समाहित कर रही है। समान नागरिक संहिता, समानता द्वारा समरसता। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। ऋषिकेश में बाल श्रम रोकने के लिए गठित जिला टास्क फोर्स की टीम ने 14 साल के 2 किशोरी को बाल श्रम करते हुए रेस्क्यू किया है। एक किशोर नटराज श्यामपुर बाईपास मार्ग पर खाने की ठेली पर काम कर रहा था, जबकि दूसरा श्यामपुर के मोटर मैकेनिक की दुकान पर कार्यरत था। पूछताछ के बाद दोनों किशोरों को बाल कल्याण समिति देहरादून भेज दिया गया है। विभाग ने बताया है कि किशोरों को योजनाओं के तहत लाभ मिलेगा। ये हमारी गाड़ी है, जिला शासन देहरादून। हल्द्वानी, नैनीताल और रामनगर की अदालत परिसरों में बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद हड़कंप मच गया है। नैनीताल जिला
न्यायालय और हल्द्वानी जजी कोर्ट को ईमेल के जरिए धमकी भेजी गई थी। आपको बता दें कि सूचना मिलते ही प्रशासन ने एहतियातन कोर्ट परिसरों को खाली कराकर आम आवाजाही रोक दी है। पुलिस और बम निरोधक दस्ते से सघन तलाशी अभियान चलाया, लेकिन कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है। सुरक्षा के मद्देनजर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। मंजुनाथ टीसी ने बताया है कि ईमेल के स्रोत की जांच की जा रही है। आज सुबह हमें माननीय डिस्ट्रिक्ट जज महोदय नैनीताल के माध्यम से ये अवगत कराया गया, एक सूचना आई उनके माध्यम से कि माननीय डीजे नैनीताल, डिस्ट्रिक्ट जज नैनीताल के ऑफिशियल ईमेल आईडी पर एक ईमेल द्वारा बॉम्ब थ्रेट प्राप्त हुआ है। ये ईमेल नॉन स्पेसिफिक है। इस पर जो है स्पेसिफिक कोई संगठन या व्यक्ति द्वारा उसका कोई जिम्मेदारी नहीं क्लेम किया गया है। एक बहुत ही नॉन स्पेसिफिक थ्रेट है। बेसिकली एक ये मेल आया है जो माननीय डीजे साहब के मेल आईडी पर आया था, उसमें हमें सूचना प्राप्त हुई। उसी के दृष्टिगत हम जो भी सिक्योरिटी अरेंजमेंट है यहाँ पे उसको रिव्यू कर रहे हैं। साथ ही हमारी एसओजी और सर्वेलेंस की टीम उस मेल को ट्रेस करने के लिए प्रयास कर रही है और उम्मीद है कि हम बहुत जल्दी उसको ट्रेस कर लेंगे जिसके द्वारा मेल भेजा गया। इसमें बेसिकली यहाँ पे माननीय एडीजी साहब और जो बार एसोसिएशन के अध्यक्ष जी हैं इनके साथ एक बैठक हुई है अभी, और इसमें जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स हैं वो आपस में जो भी समन्वय करके, इसमें कुछ पार्किंग के बारे में है और अंदर के कैंपस की सुरक्षा है, डीएफएमडी लगाना है और यहाँ पे गार्ड की जो नफरी है उसको बढ़ाने की बात यहाँ पे हुई है। और इसमें हमने पूरे सिक्योरिटी अरेंजमेंट हम लोग बीफ अप कर रहे हैं यहाँ पर, और हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पर जो है चाक चौबंद व्यवस्था यहाँ पे रहे और किसी प्रकार की अप्रिय। अल्मोड़ा में उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक युवक सड़क पर चलती गाड़ियों के सामने लेटकर हंगामा करने लगा। वह गरीब को मारो के नारे लगाते हुए यातायात बाधित करता रहा, जिससे सड़क पर जाम जैसी स्थिति बन गई। मौके पर मौजूद लोग तमाशाबीन बने रहे। सूचना पर पहुंची उत्तराखंड पुलिस के जवान ने युवक को कई बार समझाकर हटाने का प्रयास किया, लेकिन बार बार वह गाड़ियों के आगे लेट जाता रहा। मुनिक रेती में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए उत्तराखंड पुलिस सघन सत्यापन अभियान शुरू करने जा रही है। डीजीपी के निर्देश के बाद थाना प्रभारी निरीक्षक प्रदीप चौहान ने अधीनस्थ अधिकारियों के साथ बैठक कर सख्त दिशा निर्देश जारी किए हैं। अभियान के तहत आपको बता दें, मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट, आश्रम, धर्मशालाएं, किराए के मकान, पीजी, होम स्टे, होटल, गेस्ट हाउस में ठहरे लोगों की गहन जांच होगी। साथ ही प्रॉपर्टी डीलर, रियल एस्टेट एजेंट, डिलीवरी एजेंट, सिक्योरिटी स्टाफ और कैब चालकों का भी सत्यापन किया जाएगा। हरिद्वार के कांगड़ी के मुख्य सेवक जन चौपाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हिस्सा लिया है। इस मौके पर आपको बता दें, उन्होंने कहा कि हमने लोगों की समस्याएं सुनी, उनका समाधान देने का आश्वासन दिया है। मुख्यमंत्री के दिशा निर्देश में राज्य भर में जन जन की सरकार, जन जन के द्वार कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसके तहत लोगों की समस्याओं को तत्काल प्रभाव से समाधान सुनिश्चित किया जा रहा है। नैनीताल, हल्द्वानी, रामनगर स्थित अदालत परिसरों में उस समय हड़कंप मच गया जब नैनीताल जिला न्यायालय और हल्द्वानी जजी कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिलने की सूचना आई। डिस्ट्रिक्ट जज को एक धमकी भरा ईमेल मिला जिसमें कोर्ट परिसर को बम से उड़ाने की बात कही गई थी। इसके बाद प्रशासन और पुलिस महकमे में हलचल मच गई है और एहतियातन दोनों कोर्ट परिसरों को खाली करा दिया गया। सभी गतिविधियों पर रोक लगा दी गई और आम लोगों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। वहीं पुलिस और बम निरोधक दस्ते से ने पूरे परिसर में सघन सर्च अभियान चलाया और सुरक्षा के मद्देनजर भारी पुलिस तैनात थे। आज सुबह हमें माननीय डिस्ट्रिक्ट जज महोदय नैनीताल के माध्यम से ये अवगत कराया गया, एक सूचना आई उनके माध्यम से कि माननीय डीजे नैनीताल, डिस्ट्रिक्ट जज नैनीताल के ऑफिशियल ईमेल आईडी पर एक ईमेल द्वारा बॉम्ब थ्रेट प्राप्त हुआ है। ये ईमेल नॉन स्पेसिफिक है। इस पर स्पेसिफिक कोई संगठन या व्यक्ति द्वारा उसका कोई जिम्मेदारी नहीं क्लेम किया गया है। एक बहुत ही नॉन स्पेसिफिक थ्रेट है, मतलब एक नॉन स्पेसिफिक थ्रेट है कि जहां पर कोर्ट परिसर पे
बेसिकली एक ये मेल आया है जो माननीय डीजे साहब के मेल आईडी पर आया था, उसमें हमें सूचना प्राप्त हुई। उसी के दृष्टिगत हम जो भी सिक्योरिटी अरेंजमेंट है यहाँ पे उसको रिव्यू कर रहे हैं। साथ ही हमारी एसओजी और सर्वेलेंस की टीम उस मेल को ट्रेस करने के लिए प्रयास कर रही है और उम्मीद है कि हम बहुत जल्दी उसको ट्रेस कर लेंगे जिसके द्वारा मेल भेजा गया। इसमें बेसिकली यहाँ पे माननीय एडीजी साहब और जो बार एसोसिएशन के अध्यक्ष जी हैं इनके साथ एक बैठक हुई है अभी, और इसमें जो सिक्योरिटी अरेंज देहरादून में बीजेपी द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण माह अभियान शुरू किया जाएगा। इस कार्यक्रम के तहत जिला स्तर पर प्रशिक्षण की शुरुआत के बाद इसे मंडल और राज्य स्तर तक व्यापक रूप से चलाया जाएगा। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए आपको बता दें कि बीजेपी की सक्रियता स्पष्ट रूप से नजर आ रही है और यह अभियान उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि इसमें प्रदेश भर से कार्यकर्ता और पदाधिकारी हिस्सा लेंगे, जबकि जिला स्तरीय अभियान में मंडल स्तर पर तिथियों और आगामी रणनीति पर भी चर्चा की जाएगी। विश्व का सबसे बड़ा प्रशिक्षण अभियान भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रारंभ किया जा रहा है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के सभी स्तर के कार्यकर्ता का प्रशिक्षण किया जाएगा। कल प्रशिक्षण अभियान की प्रदेश की कार्यशाला देहरादून में आयोजित होने जा रही है, जिसमें पूरे प्रदेश के सभी जिलाध्यक्ष, सभी जिलों के प्रभारी और सभी जिलों की प्रशिक्षण टोली प्रदेश की कार्यशाला में रहने वाली है। इसके बाद जिले की कार्यशालाएं होंगी और आने वाले समय में मंडल स्तर तक ये दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान फिलहाल हमारे खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।